नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा वीडियो है वो है प्राचीन इतिहास के साथ में हम लेकर के आए हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो इस वीडियो में इन दो टॉपिक को एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद जो कल का वीडियो मेरा होने वाला है वो है मिडवल हिस्ट्री के साथ में हम देखेंगे, मिडवल हिस्ट्री के साथ में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो ये दो वीडियो कल आएंगे, बाकी इन दो टॉपिकों का वीडियो कल आएगा। आज का जो टॉपिक जो मैंने बताया आपको वो है इंडियन ज्योग्राफी के साथ में प्राचीन इतिहास है। तो इन दोनों टॉपिक को हम देखेंगे। बाकी आप लोग कमेंट जैसे जैसे प्रश्न आपके स्क्रीन पर आते जाएं उसी तरीके से आप उनके उत्तर भी देते रहिए। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। जब से खैर हम जिस भी सब्जेक्ट का पेपर बना रहे हैं, अब से जितने भी पेपर करीब 29 वीडियो आ चुके हैं, 30वां वीडियो होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्नों का जो स्तर है, कोई देखे या ना देखे, लेकिन प्रश्नों के स्तर में किसी भी तरीके की कोई गिरावट नहीं की गई है। उसी तरीके से प्रश्न बनाए जा रहे हैं जिस तरह पहले बनाते जाए थे। आपकी सुविधा के अनुसार हमने प्रश्नों को आसान नहीं किया है कि आप देखें तो आपको आसान लगे, इस वजह से आप देखें। इसके ऐसे प्रयास नहीं किए गए। प्रश्न वही डाले गए जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको डाला गया। और जो थोड़ा सा उनकी प्रकृति जो है वो हल्की सी टफ रहती है, आसान मैं नहीं देता हूँ। तो इस वजह से आप लोग प्रश्नों को कीजिए, जो गलत हो रहे हैं उनको सही करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि जो गलत हो रहा है उनको जो सही कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो आप लोग जो मान लीजिए आपके 20 सही हैं, 20 में से आपने 4 आपके नहीं सही हुए, तो 4 को सही करने का प्रयास कीजिए। समय ना गवाते हुए आइए देखते हैं आज का जो मेरा टॉपिक प्राचीन इतिहास और भारतीय भूगोल। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस क्षेत्र में पाल चित्रकला शैली विकसित हुई। तो निम्न में से किस क्षेत्र में पाल चित्रकला शैली विकसित हुई आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आप उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मगध क्षेत्र। आप जाने पाल जो वंश था, जो उसका आप देखेंगे बंगाल से लेकर के उधर बिहार का क्षेत्र जो था वो था, तो मगध क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इसका उत्तर दक्कन का कोई मतलब नहीं, कच्छ क्षेत्र कोई मतलब नहीं। इसका जो उत्तर है पहले का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राज्य 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। कूट के आधार पर उत्तर देना है। नीचे आपके सामने ऑप्शन दिए गए 1 2 3, आप बताइए। तो आप देख रहे हैं जैसे प्रश्न मैंने पढ़ा है आपके सामने, तो इसमें देखेंगे तो सिक्किम से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश और नेपाल से सीमा साझा करता है। सिक्किम जो है वो आप देखेंगे तो 3 देशों से सीमा साझा करता है। चीन है, नेपाल है और भूटान है। उधर आप म्यांमार को देखेंगे तो भी चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और चीन, नेपाल और भूटान के साथ सिक्किम, चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। तो 2 का जो है वो डी सही हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन से कथन सही है आपको बताना है। मौर्य काल में ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। दूसरा है, ग्रामिक राज्य कर्मचारी न होकर जनता द्वारा चुना जाता था। तो 3 का जो है वो सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों तथ्य सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख पदाधिकारी क्या कहलाता था। तो उत्तर आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हो जाएगा वो समाहर्ता कहलाता था, जो मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता था। एग्रोनोमोई सड़क निर्माण संबंधित था। एंटोनोमोई नगर आयुक्त होता था। अंतर्वेशिक जो राजा की अंगरक्षक सेना का जो होता था उसका प्रधान होता था, प्रमुख होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के अनुसार एक ही स्थान पर रुककर संगठित होकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, एक ही स्थान पर रुककर जो गुप्तचर होते थे उनको संस्था कहते थे। संचार जो होते थे जो इधर उधर घूम घूम कर क्या करते थे, जो गुप्तचर जो घूम घूम कर अपना कार्य करते थे उनको बोलते थे संचार। विष्टि का इससे कोई मतलब नहीं है। विष्टि जो होता था मौर्य काल में आप देखेंगे तो जो बेरोजगार होते थे या मतलब उनको बोला जाता था, बेगार टाइप के जो लोग होते थे या बिना वेतन के उनसे काम करवाया जाए उनको बोलते थे। और जो प्रदेष्टा था वो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को बोलते थे। तो 5 का जो है बी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, नासिक अभिलेख के अनुसार किसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है।
तो आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो बी हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो डी सही है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। और मैं बता दूं कि इसे एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहते थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं। और इसी का 7 का दूसरा वाला तथ्य, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है या कहा गया है। तो ये इसका उत्तर दिया जाए। इसका जो उत्तर हो जाएगा आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ये यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान के चित्र मिलते हैं, सही है। क्योंकि जो यज्ञश्री सातकर्णी था इसको जल यात्रा का बड़ा शौक था, तो इसके सिक्कों पर भी जलयान या कहें कि जो पानी वाले जो जहाज होते हैं उनके चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को प्रथम आंध्र सम्राट कहते हैं क्योंकि इसने आंध्र प्रदेश को जीता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ रचना दी है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो सी सही हो जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम के सामने 12 मीर लिखा हुआ है, ये गलत है। ये विशाख दत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस भी है। तो बाकी के किरातार्जुनन, भारवी, स्वप्नवास दत्ता, भास, कुमार संभवम, कालिदास, ये सब सम्मिलित हैं, बस ये देवी चंद्रगुप्तम सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका आंसर सही हो जाएगा रावी नदी। आप गूगल सर्च कीजिएगा, इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आप लोग सभी जानते होंगे, मैं बताऊंगा नहीं, आप गूगल सर्च कीजिएगा। रंजीत सागर बांध जैसे ही सर्च करेंगे इसका दूसरा नाम लिख कर आएगा। अगर जो मैं वो पूछा तो आप तुरंत बता देते, इसलिए मैंने रंजीत सागर बांध बताया है, आपको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आएंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तथ्य के आधार तथ्य दिए गए और कूट के आधार पर उत्तर आपको देना है। पहला है, भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, मतलब जलोढ़ मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। बताइए सही गलत है। तो ये इसका उत्तर दिया जाए। इसका उत्तर अगर हम देखेंगे तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सही है। सबसे ज़्यादा जलोढ़, फिर उसके बाद में लाल, उसके बाद काली, उसके बाद फिर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो पहला उत्तर तो तथ्य सही होगा। फिर उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, ये भी सही है। क्योंकि उत्तर भारत में बंगाल से अगर जो आप उत्तर भारत में पंजाब की ओर जाएंगे तो आप देखने को मिलेगा कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति जो है कम हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन उत्पादकता बढ़ जाती है, क्योंकि जो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ती चली जाती है। आप जिस तरीके से आप बिहार की बेल्ट से लेकर के उधर आप बंगाल से उठाइए, उसे लेते चलते चले जाइए और पंजाब तक चले जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हरियाणा पंजाब की तरफ जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है। खाद का यूज होता है, मशीनरी वगैरह काफ़ी है, और खेती जो है काफ़ी ज़्यादा आधुनिक तरीके से कृषि की जाती है। इसलिए से आप देखेंगे तो उत्पादकता तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर जो उर्वरा शक्ति की बात करें तो वो घटती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जान रहे हैं नदियों का जो पूरा बहाव है उसी तरफ है, संसाधनों का दोहन उस तरफ कम हुआ है। हरित क्रांति के बाद से जिस तरीके से आप देखेंगे तो जो पश्चिमी प्रदेशों में, आप पश्चिमी यूपी ले लीजिए, उसके बाद आप हरियाणा पंजाब वगैरह का जो क्षेत्र लेंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रासायनिक खाद का यूज किया गया, और जो प्राकृतिक रूप से जो वहाँ की जो उर्वरा मिट्टी थी उसकी उर्वरा शक्ति कम भी हो गई है। और बाकी आप देखेंगे तो नदियों का बहाव अधिकतर जो नदियाँ हैं उसी तरफ बहती हैं, और बाढ़ के क्षेत्र, बाढ़ वगैरह उस तरफ ज़्यादा आती है। बाढ़ जब आती है तो नदियाँ अपने साथ में नई मिट्टी भी लेकर के आती हैं। कभी ऐसे सुनने में नहीं आता कि पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बाढ़ आई। मैक्सिमम बाढ़ आपको बिहार के क्षेत्रों में और पश्चिमी या पूर्वी यूपी की तरफ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि उस क्षेत्र में जब बाढ़ आती तो नदियाँ अपने साथ नए नए अवसाद लेकर के आती हैं। अवसादों के साथ में नई मिट्टी आने की वजह से खादर मिट्टी का निर्माण होता है, जो उर्वरा शक्ति उसकी काफ़ी अधिक होती है। तो एक ये भी कारण हम मान सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसमें दो तथ्य दिए गए। लेटराइट मिट्टी किसी के लिए अनुपयुक्त है। दूसरा है, लेटराइट मिट्टी की ऊपरी परत में आयरन पाया जाता है।
कहीं देखते हैं जब, जहाँ आपको पता है लेटराइट मिट्टी, जहाँ बारिश बहुत होती है उन क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी। कारण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे लेटराइट मिट्टी में आयरन पाया जाता है, ये भी लगभग लाल कलर की दिखती है, धुला हुआ लाल कलर मान लीजिए। और इसमें जो जैसे ज़्यादा बारिश होने की वजह से जिसके जितने भी इसके खनिज लवण हैं वो सब क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे लेयर में चले जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होती, कृषि नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े पौधे हैं वो आराम से फलते फूलते रहते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं वो आराम से फलते फूलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती। उसकी ऊपरी लेयर में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऊपरी लेयर में आपको देखने को मिलेगा आयरन, लेकिन जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखने को मिलेगा वहाँ पर सिलिका, बालू वगैरह आपको देखने को मिलता है। क्योंकि वो क्या होता है कि जो कृषि योग, मतलब जितने भी खनिज लवण वगैरह जो कृषि के लिए लाभदायक होते हैं वो सब नीचे चले जाते हैं। आप इन जान रहे हैं कि कृषि के जो मान लीजिए जितने भी आप पेड़ पौधे होते हैं, कृषि वाले जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, आप धान के पौधे को उखाड़िए तो आपको जड़ वगैरह उसकी इतनी ज़्यादा मिलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। और लेकिन आप जो बड़े पेड़ होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और नीचे जाने पर वहाँ पे उनको आवश्यक खनिज लवण वगैरह मिल जाते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी अच्छे से फलते फूलते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 11 का है वो देखेंगे तो ए सही है, 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, 1 और 2। इसमें देखिए लेटराइट मिट्टी कृषि के लिए अनुपयुक्त है, सही है। इसकी ऊपरी सतह पर हमें आयरन देखने को मिलता है, ये भी सही है। इसके ऊपरी सतह पर आयरन है, लेकिन और निचली सतह पर हमें देखने को मिलता है सिलिका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, वो ए सही है, 1 और 2। फिर नेक्स्ट है भील गंगा किसकी सहायक नदी, क्वेश्चन नंबर 12 आप बताइए। उत्तर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो है भील गंगा सहायक नदी है किसकी, भील गंगा सहायक नदी है भागीरथी की। जहाँ पर भील गंगा भागीरथी से मिलती है वहीं पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए पंचमलाई, सेवराय और पल्लवी पहाड़ी। उत्तर आप लोग बताइए कौन सा उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है। तो ये इसका उत्तर दिया जाए क्वेश्चन नंबर जो 13 है। 13 में आप देखेंगे तो आप जब पूर्वी घाट की हैं सब, तो इसमें आप देखेंगे तो पूर्वी घाट की तरफ आएंगे तो आपको नल्ला मलाई, जेवर, उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो जेवादी है, उसके नीचे सेवराय है, सेवराय के बाद आपको देखने को मिले पंचमलाई, फिर पलनी पहाड़ी, फिर वर्षा नदी। ये सब पहाड़ियों का क्रम आपको देखने को मिलेगा। उसमें आप सेट करेंगे तो सबसे पहले जो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सेवराय सबसे पहले आएगी, उसके बाद आप देखेंगे तो पंचमलाई आएगी, फिर पलनी पहाड़ी आएगी। मतलब 2 1 3 मतलब कि डी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा सही बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन नंबर 14 का ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर हम 14 के बाद 15 की तरफ आएंगे। लिखा हुआ है किस शहर के निवासी की वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आएगी कि उसकी परछाई नहीं बनेगी, बताइए आप। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ष में ऐसी उन्हीं शहरों की स्थिति ऐसी आ सकती है जो कर्क और मकर के बीच में है। बाकी के जैसे मैंने जयपुर, लखनऊ, पटना दिया है, ये कर्क रेखा के उत्तर में पड़ते हैं। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा मुंबई ये है। 2 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब सूरज उत्तरायण की स्थिति में आता है तब एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ठीक सर के ऊपर जब सूरज होता है, मतलब कि ठीक उसी के ऊपर जब सूरज होगा तो परछाई नहीं बनेगी। और ठीक उसी तरीके से जब सूरज दक्षिणायन की ओर जा रहा होगा तब ऐसी स्थिति आएगी। और ऐसी स्थिति कहाँ आ सकती है, जब हम बात करेंगे कर्क और मकर के बीच में। तो मुंबई आप जान ही रहे हैं कि कर्क रेखा के नीचे ही है। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा 15 का डी सही हो जाएगा, मुंबई। बाकी इस प्रश्न को और भी टफ किया जा सकता था, मैंने इसको और टफ नहीं किया है, आसानी बनाया। आगे इसके ऊपर मैं और प्रश्न बनाऊंगा, फिर आपको उसमें मैं बाकायदा आपको जैसे दे दूंगा, महीना दे दूंगा कि मान लीजिए दे दूंगा मार्च में किन शहरों की परछाई नहीं बनेगी, इस तरीके से प्रश्न दे दिया जाएगा। अप्रैल में किसकी परछाई नहीं बनेगी, किस मतलब कहाँ के लोगों की परछाई अप्रैल में नहीं बनेगी, इस तरीके से प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। खैर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप इस तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व किया कीजिए, अपने आप प्रश्न बनाने की कोशिश किया कीजिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उनमें से कौन सा कथन सही आपको बताना है। को तथ्य देंगे कन्याकुमारी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। दूसरा है कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है।
तो ये देखते हैं, कन्याकुमारी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये गलत है, विषुवत रेखा के उत्तर में है, क्योंकि भारत से विषुवत रेखा तो गुजरती नहीं है। विषुवत रेखा के उत्तर में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कन्याकुमारी। तो पहला तत्व तो गलत हो गया। फिर भारत का कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है, गलत है, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। तो ये भी गलत है, मतलब दोनों तथ्य गलत हैं। जो क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं? आप लोग उत्तर दीजिए। तो म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों का अगर हम देखेंगे तो कितने बनाते हैं आप गिन लीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे देखेंगे तो मणिपुर पड़ेगा, मणिपुर नागालैंड, उसके नीचे फिर मिजोरम है। तो 4 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो आप लोग इनको याद रखिए, 4 राज्य हैं, चारों सीमा बनाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे, 18 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, संगम युग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो इसका बी सही हो जाएगा, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, यही गलत है क्योंकि था। क्वेश्चन नंबर 19 में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था, ये करता है, सॉरी, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का 19 का मतलब ए सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन सा था, बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही, सातवाहन। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? ताप अंतर मतलब ताप का अंतर, कहीं दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और रात में बहुत घट जाए, ऐसी सिचुएशन कहाँ आएगी, बताइए। तो ऐसी सिचुएशन हमें राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, दिन में तापमान जैसे सूरज निकलता है तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेत काफ़ी तुरंत गर्म हो जाती है, रात होते ही रेत क्या होती है, तुरंत ठंडी हो जाती है, तापमान जो है माइनस में भी जा सकता है, आराम से कुल्फी भी आप जमा सकते हैं। तो ये कंडीशन बन जाती है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। तो 21 का सी सही है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन में 22 है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वनों का विकास नहीं हो पाया है, नहीं हो पाता है। फिर क्वेश्चन उसी का मतलब 22 का जो दूसरा तथ्य है वो कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत में शंकुधारी वनस्पति न पाए जाने का कारण निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ कम ऊंचाई है, बताइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वनों का अभाव है या नहीं पाए जाते हैं? तो ये सही है, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हो पाता है। वो आपको दक्षिण भारत में आपको कहीं पे भी आपको टुंड्रा वन या टैगा वन नहीं मिलेंगे, जबकि पर्वत वहाँ भी हैं। और आप जान रहे हैं कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता जाता है, और इस तरीके से आप देखेंगे तो जो माउंट किलिमंजारो उसके ऊंचाई पर आपको बर्फ़ की टोपियाँ देखने को मिल सकती हैं। इस तरीके से और भी आप पर्वतों को देख सकते हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर, उनमें विषुवत रेखा में भी बर्फ़ जम सकती है। लेकिन ऐसा फिर भारत में आके दक्षिण भारत में ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका कारण यही है कि दक्षिण भारत में ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर पहली बात तो पर्वतों की ऊंचाई उतनी नहीं है, और दूसरा विषुवतीय रेखा क्षेत्रों में स्थित है और वहाँ पर ऊंचाई भी नहीं है। इस वजह से क्या हो जाता है कि मतलब ऊंचाई है लेकिन इतनी ऊंचाई नहीं कि बर्फ़ जम जाए, इस वजह से यहाँ पर शंकुधारी वन नहीं पाए जाते हैं। 21 का ए सही है, 21 का बी सही है, 1 और 2। 22 का बी सही है, पहला दूसरा दोनों तथ्य सही हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में शंकुधारी वनस्पति न पाए जाने के कारण निम्न अक्षांशीय भौगोलिक अवस्थिति के साथ कम ऊंचाई भी है। ऊंचाई क्या है? कम है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित स्थिति के अनुसार ऊंचाई कम है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? 23 का उत्तर आप दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 23 का बी सही है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, बताइए आप सभी लोग, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में था? कूट के आधार पर उत्तर देना, आप लोग उत्तर दीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम देते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है पहला और दूसरा सही हो जाएगा, चरक और पार्श्व। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए सही हो जाएगा, चरक पार्श्व। भाई कल्हड़ तो आप जान ही रहे हैं, कल्हड़कृत राज तरंगिणी। या 24 का ए सही है, 1 और 2, तो याद रखिएगा पहला और दूसरा जो है इसका सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आप लोग भी अपने वीडियो को लाइक वगैरह किया कीजिए। मैं देखता हूँ जितने लोग लाइव होते हैं उतने भी नहीं करते हैं। वैसे मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि लाइक कीजिए, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, मेरे कहने की जरूरत ना पड़ा करे, तो आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। वैसे मैं ज़्यादा कहता नहीं हूँ। बाकी आप जैसे उत्तर आप दे रहे हैं लास्ट में काउंट करके बताइए कि आप कितने सही है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप है और चैनल दोनों है, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड जानकारी आपको मिल सकती है, टेस्ट वगैरह की PDF वगैरह उसमें दे दी जाएंगी। बाकी की मैं आपको बातें बता दूं कि आपके जो गलत हो रहे हैं उनको सही करने का प्रयास कीजिए। आपकी स्ट्रेटजी क्या है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बाकी आने वाले समय में किस किस सब्जेक्ट के टेस्ट बनाए जाएं और क्या रणनीति अपनाई जाए उनके बारे में भी आप हमें बताइए। मैंने सोचा है कि एक टेस्ट इस तरीके से ही बनाया जाए कि जितने मान लीजिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 टेस्ट हो चुके हैं, चारों को कंबाइन करके 100 क्वेश्चन एक साथ बना दिया जाए, उनकी PDF भी आप सबको दे दी जाए। तो आप लोग बताइए ये आइडिया कैसा रहेगा कि 100 के 100 प्रश्न को एक साथ जोड़ करके उसकी एक PDF बनाई जाए और साथ साथ में उसके टेस्ट एक मैं ऑनलाइन मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके मैं टेस्ट एक बनाऊं। तो ये कैसा रहेगा आइडिया, आप लोग बताइए। और ये जल्दी मैं कोशिश करूंगा बनाने की, अपना आइडिया हमारे साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से 100, अब सोच रहा हूँ मैं 100 प्रश्नों की जो टेस्ट, मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी के 3 टेस्ट बन चुके हैं, 4 बन जाएंगे, अभी कुछ दिनों बाद एक और मैं डाल दूंगा। तो उन 4 बनने के क्रम में आप देखेंगे जब 100 प्रश्न हो जाएंगे तो उनको मैं क्या करूँगा, कंबाइंड 100 प्रश्नों का एक टेस्ट डाल दूंगा, जो 1 घंटे के आसपास, एक मान लीजिए 1.5 घंटे के आसपास वो वीडियो बनेगी, वो डाल दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग 100 में आप टोटल में कितने कर पाए ये भी आपको पता चल जाएगा। और चूंकि प्रश्नों में विविधता है, ऐसा नहीं कि किसी एक सेक्टर से ही सब प्रश्न दे दिए गए, अलग अलग सेक्टर से इंडियन ज्योग्राफी के हर एक सेक्टर को छूने का प्रयास किया गया है। इस वजह से क्या है कि आपको उसी क्रम में आपको बताना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। तो आपको एक टोटल, जैसे अभी आप 25 में आप बताते हैं कि आपके 20 सही है, 16 सही, 17 सही है, 18 सही, 22 सही है, लेकिन जब आने वाले दिनों में जब 100 में आपको काउंट, आप भी थोड़ा सा ठहराव ले सकेंगे कि 1 घंटे तक, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो आपको 2 घंटे का टाइम रहता है, तो आपको 2 घंटे में प्रश्न करने पड़ते हैं। उसी क्रम में आपको जो मान लीजिए 100 प्रश्न आपको करने हैं तो 2 घंटे में आप करते हैं, तो आप कितने प्रश्न को, कितनी देर तक आपकी स्थिरता है कि आप उन प्रश्नों को कर सकते हैं। 100 के 100 प्रश्न आप कितना टाइम लेंगे करने में, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो जल्द लाया जाए। बाकी में नॉर्मल में एक GS का एक मिक्सचर रहेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब तरीके सब प्रश्नों का एक मिक्सचर रहेगा 100 का। वो भी मैं सोच रहा हूँ बनाने का, किया जाएगा, जल्द ही जल्द किया जाएगा। तो 17 मई तक तो जैसे ये वीडियो आते ही रहेंगे। उसके बाद में जैसे लॉकडाउन वगैरह ऐसे खुलता है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो फिर क्या किया जाएगा, आपके लिए वीडियो लाए जाएंगे व्हाइट बोर्ड पर, जो शुरू करी जाएगी, कंटिन्यू किया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री को। तो आप घबराइए नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी ख़त्म की जाएगी। और आप इस चैनल पर जितने सारे वीडियो पुराने पढ़े हुए हैं उनको भी आप देख लीजिए। पहले भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं, हो सकता है आपने कुछ मिस कर दिया हो। आप इस चैनल पे आपको ऐसी GS के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप जितना आप सोच सकते हैं सब कुछ है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, साइंस, और आप देखेंगे तो ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, सारा कुछ है, हिंदी भी है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी टेस्ट के मैं 30 वीडियो बना चुका हूँ, टेस्ट सीरीज आप दीजिए, सॉल्व कीजिए। टाइम पास भी नहीं हो रहा तो एक अच्छा तरीका, टाइम भी पास हो जाएगा और आपका थोड़ा सा नॉलेज भी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें कोशिश किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आएंगे। अंतिम प्रश्न इसको मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न है, आपको बांध दिए गए और नदी दी गई, बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग बताइए कौन सम्मिलित नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 को उत्तर आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, जैसे लिगना मक्की बांध से सरावती सही है, पंचवाई बांध जुआरी नदी सही है, धरोई बांध साबरमती नदी सही है, ओमकारेश्वर बांध ताप्ती नदी गलत है क्योंकि नर्मदा नदी पर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही हो जाएगा। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। कल का टॉपिक जैसे मैंने आपको बताया है, जो कल का टॉपिक होने वाला है वो है
मेडुअल हिस्ट्री के साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। तो कल के मिलते हैं, कल सुबह 11 बजे आप लोग उपस्थित हो जाया कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए और उत्तर देने की कोशिश आप सभी किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ऐसे प्रश्न आप किसी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं भी आप जाएंगे इस तरीके का कलेक्शन नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा तो बहुत टफ मिल जाएगा, या तो आपको ऐसा मिल जाएगा कि सब रिपीटेड से प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसको फ़ायदा इस टेस्ट सीरीज का उठाइए, काफ़ी मेहनत के साथ इसको बनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुबह के 11:30 के आसपास बज रहे हैं, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आने वाले जैसे 11:30 के आसपास बज रहा है, और आने वाले समय में आप पूरा दिन आप क्या करेंगे बैठ करके, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये भी हमारे साथ साझा किए। टेलीग्राम चैनल पर जा करके साझा कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।